नमस्कार दोस्तों, क्या आप सब भी यही सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ शांति और भाईचारे का ही माहौल होना चाहिए? क्या 21वीं सदी की तकनीकी उन्नति और आधुनिकता हमें इस ओर ले जा रहे हैं, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने युद्धों को अपनी सिविलाइजेशन का हिस्सा मान लिया? दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर साइंस ने चमत्कार करके दिखाए हैं, तकनीकी ने हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी क्यों हमारी इंसानियत पिछड़ चुकी है? क्यों हमने युद्ध को अपने समाज का हिस्सा मान लिया है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन युद्धों की जिन्होंने न केवल देशों को बल्कि जिंदगियों को तबाह कर दिया है। ये वीडियो आपको युद्ध के उस विध्वंस का एहसास कराएगा जिसको आप अक्सर न्यूज में देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में युद्ध ने दुनिया के कई हिस्सों को जलाकर खाक कर दिया। अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, यूक्रेन, गाजा, ये सब नाम आपने सुने होंगे। क्या हमने कभी सोचा इन युद्धों में कितना खून बहा है? कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है और कितनी माओ ने अपने बेटों को? तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं दूसरे कांगो युद्ध से, जो 1998 से लेकर 2003 तक चला। ये 21वीं सदी का सबसे घातक युद्ध संघर्ष था, जिसका जो ओरिजिन है वो 20वीं सदी में हुआ था। इसके दायरे और विध्वंसकता को देखते हुए इसको अफ्रीका का महान युद्ध या अफ्रीका का प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है। 1997 में एक विद्रोही नेता लोरेंट काबिला ने जायरे के राष्ट्रपति माबुतु को सत्ता से हटाकर उसकी जो है सत्ता हथिया ली, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उसने खुद को उन ताकतों से एक सिविल वॉर में उलझा हुआ पाया जिसने उनको सुर्खी तक पहुंचने में मदद की। काबिला ने जायरे का नाम बदलकर DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कर दिया। DRC का ईस्टर्न जो हिस्सा है वो युद्ध का मैदान बन गया। चाड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, इन देशों ने काबिला के जो सरकारी फोर्सेस थी उनका समर्थन किया, जबकि बुरुंडी, रवांडा और युगांडा ने जो है काबिला के विद्रोहियों का समर्थन किया। ये जो संघर्ष था इसमें बहुत सारी गैंग रेप की खबरें सामने आई। कॉन्गो के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बहुत ज्यादा लूटा गया, क्योंकि देशों की जो सेनाओं में एक संगठित लड़ाई चल रही थी। इसमें जो है चोरों और डाकुओं को एक लूटपाट का मौका दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस संघर्ष में करीब 3 मिलियन के आसपास लोग या तो युद्ध में मारे गए या फिर बीमारी या कुपोषण से मर गए। दूसरी बात करते हैं दोस्तों दारफुर संघर्ष की। 2003 में विद्रोही जो समूह थे उन्होंने सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ हथियार उठा लिए, जिसमें सूडान के वेस्टर्न हिस्से दारफुर में चल रहा जो तनाव था वो फिर से भड़क गया। विद्रोही जो समूह थे उन्होंने सूडान की सेना के खिलाफ कई बड़ी जीतें हासिल कर ली थी। तब जाकर सूडान की जो सरकार है उसने अरब मिलिशिया को अपना समर्थन दिया, जिसको जंजावीद के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद जंजावीद ने जो है दारफुर की नागरिक आबादी यानी कि आम लोगों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का नाम लेकर एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 3 लाख लोग मारे गए और 3 मिलियन के आसपास लोग विस्थापित हुए। इसी प्रकार दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और एक आतंकवादी ग्रुप था अल-कायदा, उसके बीच संबंधों का हवाला देते हुए और इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों की मौजूदगी का हवाला देते हुए 20 मार्च 2003 को इराक के ऊपर हमला किया, जिसमें करीब 85,000 लोग मारे गए। अनुमानों के अनुसार ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज्यादा था। इसी तरह एक आतंकवादी समूह बोको हरम की स्थापना 2002 में नाइजीरिया में इस्लामिक जो शरिया कानून है उसको लागू करने के लक्ष्य के साथ की गई। 2009 तक ये जो संगठन है इतना मजबूत नहीं था, लेकिन जब इसने कई छापे मारे और इसमें दर्जनों पुलिस अधिकारी मारे गए तो नाइजीरियाई सरकार ने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, जिसमें बोको हरम के करीब 700 के आसपास लोग मारे गए। और इसके बाद नाइजीरियाई सरकार ने एक दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसमें बोको हरम को जड़ से खत्म करना था। लेकिन इस मिलिट्री ऑपरेशन के कारण बोको हरम के जो बचे खुचे मेंबर थे वो और ज्यादा भड़क गए। 2010 में बोको हरम ने दोबारा से अपना हमला किया, जिसमें उसने पुलिस अधिकारियों को मारना, जेल तोड़कर भागना और सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी हमले किए। ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अब ये जो संघर्ष था ये एक आतंकवादी अभियान से हटकर पूर्ण विकसित विद्रोह में बदल चुका था। बोको हरम के हमलों में शहर के शहर नष्ट हो गए थे और इसके साथ ही कैमरून, बेनिन, चाड और नाइजर के सोल्जर्स भी जो है मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल होना शुरू हो गए थे। 2016 तक बोको हरम के कंट्रोल में जो जमीन थी उसको काफी हद तक छुड़ा लिया गया था, लेकिन फिर भी इस संगठन ने आत्मघाती हमले करने बंद नहीं किए। बोको हरम के हमलों में करीब 11,000 लोग मारे गए और इसके साथ ही करीब 2 मिलियन के आसपास लोग विस्थापित हुए।
11 सितंबर 2001 की घटना के बाद यूएसए ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ भी हवाई हमले शुरू कर दिए। यूएसए का कहना था कि तालिबान ने जो है अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ सुरक्षित पनाह दी थी। तालिबान एक रूढ़िवादी इस्लामिक गुट है जिसने सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद जो खाली जगह थी उसमें अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तालिबान के खिलाफ युद्ध अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का पर्याय बन गया। दिसंबर 2001 तक तालिबान को सत्ता से हटने के लिए मजबूर कर दिया गया, लेकिन अफगान तालिबान और पाकिस्तान जो तालिबान है दोनों ने दोनों देशों की सीमा के ऊपर जो ट्राइबल एरियाज थे उनमें काफी ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी। दोस्तों 2001 से 2016 तक करीब 30,000 अफगानी जो सोल्जर है वो मारे जा चुके थे और 31,000 अफगानी सिविलियन है वो भी मारे गए थे। इसी प्रकार पाकिस्तानी जो तालिबान था उसने भी पाकिस्तान के 30,000 के करीब पाकिस्तान के सिविलियन और सोल्जर्स को मार दिया था। इसी प्रकार दोस्तों सीरिया में जो गृह युद्ध चला था उसमें भी एक अनुमान के मुताबिक हर 10 में से एक सीरियाई नागरिक या तो मारा गया था या घायल हुआ था और इस गृह युद्ध में करीब 4 मिलियन सीरियाई लोग जो है देश छोड़कर चले गए और लाखों लोग देश के अंदर ही विस्थापित हुए थे। एक अनुमान है कि ये जो गृह युद्ध था इसमें करीब 4,70,000 मौतें हुई थी और जो पहले सीरियाई लोगों की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर 70 साल थी वो 2015 में घटकर केवल 55 साल रह गई। 2022 में यूएन ने एक अनुमान लगाया था कि इस युद्ध में जो है करीब 3 लाख सीरियाई लोग मारे गए थे, जो कि युद्ध से पहले जो सीरिया की जनसंख्या थी उसका 1.5% था। और वर्तमान में जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चली हुई है उसमें 24 फरवरी 2022 को जो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था उसमें भी अब तक करीब 2 लाख यूक्रेनी सोल्जर जो है वो मारे जा चुके हैं और 40,000 यूक्रेनी सिविलियन भी मारे जा चुके हैं। इसी तरह इस 2 साल के खूनी संघर्ष में रसिया के भी करीब 3,40,000 सोल्जर मारे जा चुके हैं और इसके साथ ही रसिया की जो ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर है वो भी काफी ज्यादा डाउन हो गई है। इसी प्रकार दोस्तों टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि गाजा पट्टी में जो आईडीएफ है उसने हमास और उसके जो साथी गुट थे उनके करीब 17,000 लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि आईडीएफ के हमलों में करीब 41,000 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। इससे ये तो साफ है कि गाजा में जो है बड़ी संख्या में सिविलियन मारे गए हैं। दोस्तों ये जितने भी युद्ध हुए हैं इनमें से ज्यादातर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कहा गया है, लेकिन दोस्तों इन लड़ाइयों ने वहाँ की पीढ़ियों को तबाह कर दिया है। वहाँ की गलियों में वो दर्द देखा जा सकता है जो कभी मिट नहीं सकता। तो दोस्तों ये तस्वीरें देखकर आप खुद बताओ, क्या इन युद्धों से हमने कुछ हासिल किया या फिर सिर्फ इंसानियत की कीमत पर सत्ता का खेल खेला गया? दोस्तों क्या कभी सोचा है इन युद्धों की असली कीमत कौन चुकाता है? इन युद्धों की असली कीमत चुकाते हैं आम नागरिक, आम लोग, वो बच्चे जो किताबों को छोड़कर हथियारों के साए में जीने को मजबूर होते हैं, वो महिलाएं जो अपने घरों से उजड़कर शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेने को मजबूर होती है। सीरिया के गृह युद्ध में लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए। दुनिया ने सीरियाई बच्चों की तस्वीरों को देखा खून से लथपथ। यही हालात यूक्रेन में है। गाजा में तो इससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल के युद्ध में गाजा में जो है 11 लाख के करीब नागरिक भूखमरी का जो पैमाना है उसके 5वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। इस खूनी संघर्ष में करीब 34,000 लोग मारे जा चुके हैं, 77,000 के आसपास लोग घायल हुए हैं, लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। मरने वालों में लगभग 14,500 बच्चे भी शामिल हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो निर्दयता में कहां तक पहुंच चुकी है। हम अपने आप को एक एडवांस सिविलाइजेशन बोलते हैं, 21st सेंचुरी की सिविलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन हम इतने निर्दयी हो गए हैं। अगर हम 21st सेंचुरी में भी इतने क्रूर बने हुए हैं तो हमें इतिहास में जो है चंगेज खान को सबसे क्रूर शासक कहने का कोई हक नहीं है। ऑक्सफैम के मुताबिक गाजा में जो है हजारों लोग एवरेज 245 कैलोरी पर जीवित हैं, जबकि एक आदमी को जीने के लिए डेली 1600 से 3000 के बीच कैलोरी चाहिए। और इस युद्ध में सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने युद्ध में अपने अभिभावकों को खो दिया है। उन बच्चों को दिन भर लाइनों में लगने के बावजूद भी 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता।
खाना और जरूरी मेडिकल फैसिलिटीज के अभाव में वो बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। मानवीय दृष्टिकोण से आतंकवाद को खत्म करना निस्संदेह जरूरी है, लेकिन बदले की भावना के साथ निर्दोष लोगों को भी युद्ध में झोंकना भी तो अमानवीय ही है। वो कौन सा मानवीय है? दोस्तों, हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है कि क्या युद्ध हमारे समाज का एक काला सच नहीं है? क्यों हम ऐसे संघर्षों में फंस जाते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता? और युद्ध केवल लोगों की जान ही नहीं लेते, तो वॉर जो है वो देशों की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देते हैं। अरबों खरबों डॉलर हथियारों पर खर्च किए जाते हैं, जो अगर शिक्षा, मेडिकल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाते तो करोड़ों जिंदगियां संवर सकती थी। वो हाथ जिन्होंने AK-47 थामी हुई है, अगर ये पैसा पहले ही उनके ऊपर कागज और कलम थमाने में यूज किया जाता तो शायद उनको आज ये हथियार उठाने की नौबत ही ना आती। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं कि युद्ध का जो असर है वो केवल मैदान तक ही सीमित है या फिर ये हमारे आसपास हवा, पानी और मिट्टी में भी घुस चुका है। हाल ही में यूक्रेन का जो स्व्याती नेशनल पार्क है उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें 80 साल पुराने 3 हेक्टेयर में लगे देवदार के जो पेड़ है वो नष्ट हो गए। और लुहांस्क, जिसके ऊपर रसिया का कंट्रोल है, उसमें भी इस वॉर के कारण 80% जो चीड़ के जंगल है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इस वॉर के कारण फॉरेस्ट में लगी आग से करीब 6.75 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। सोचिए हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हुआ होगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि बारूदी सुरंगों को हटाने में करीब 70 साल लग सकते हैं, और फिर उस जमीन के ऊपर अगर पेड़ लगाएं तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। युद्ध तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है, चाहे वो किसी देश का गृह युद्ध हो या फिर वो 2 देशों के बीच में हिंसात्मक संघर्ष। सूडान हो, सोमालिया हो, फिलिस्तीन हो, तो लगातार युद्ध से जूझते हुए इन देशों में लोग जो है वो सालों से भूख और गरीबी के साए में जीने को मजबूर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर हमास इजराइल की जंग, फर्टाइल लैंड को बंजर बनाने का जो खामियाजा है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और इन युद्धों में सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि न्यूक्लियर पावर जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर कभी न्यूक्लियर अटैक ना करें। ये जो न्यूक्लियर पावर है, इसके आ जाने से दुनिया जो है वो एक भूसे के ढेर पर बैठी हुई है, जिसमें एक चिंगारी थी और दुनिया जलकर खत्म। 21st सेंचुरी की जो दुनिया है वो खुद को बहुत सभ्य और विकसित बताती है। क्या ये वाकई में इतनी विकसित है? एक और तकनीक ने जो है सीमाओं को तोड़ दिया है, हम जो है चांद और मंगल तक या उससे भी आगे पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ हम जो है छोटे मोटे मुद्दों पर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? क्या यही वो दुनिया है जिसका सपना हमने देखा था, या फिर हम उसी अंधेरे में जा रहे हैं जहां से बचने के लिए हमने इस सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शांति संभव है? क्या युद्ध को टाला जा सकता है? यूनाइटेड नेशन और दूसरे जो भी संगठन है उन्होंने शांति की पहल की है, लेकिन क्या ये पहल जो है वो पर्याप्त है? क्यों यूएन जो है वो इन वॉर्स को रोकने में असफल रहा है? अगर यूएन इन वॉर्स को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो जरूर यूएन के अंदर भी जो है सुधार की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इस सबसे बड़ी एक बात ये है कि अगर हम खुद के अंदर बदलाव नहीं लाते हैं तो फिर यूएन चाहे दूसरे संगठन कितनी भी कोशिश कर ले, वो युद्ध को कभी नहीं रोक सकते। युद्ध केवल 2 देशों के बीच में नहीं होते, ये हमारे दिलों और दिमाग में भी होते हैं। जब तक हम शांति को नहीं अपनाएंगे तब तक ये सिर्फ एक सपना ही रहेगा। युद्ध केवल विनाश लाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सिखाते हैं कि कोई भी जीत या हार उस दर्द को कम नहीं कर सकती जो एक युद्ध पीछे छोड़कर जाता है। दोस्तों, हम सही अर्थों में सभ्य तभी बनेंगे जब हम जीवन में शांति, सद्भावना और अहिंसा का मतलब समझते हुए युद्ध की परिस्थितियों का निडर और निर्भय होकर सामना करेंगे, उनका विरोध करेंगे। भूख व प्यास से विलखती मानवता का करुण क्रंदन अगर हमारी आंखों के अंदर ज्वार भाटा बनकर नहीं उतरता है तो फिर हमें किसी भी स्तर पर मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आज का संदेश ये है कि शांति ही असली जीत है। हमें उस ओर आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पर हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया छोड़कर जाएं जहाँ पर हथियार नहीं, प्रेम, शांति और समझदारी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।